27 दिसंबर 2007 मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन, जब मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। इस अलमनाक वाक़े को आज 13 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के कातिल ताहाल नामालूम ही हैं। बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त शहीद किया गया जब वो रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे में शिरकत के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर वापस लौट रही थीं। पहले उन पर फायरिंग की गई और फिर एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खबर इतनी अलमनाक थी कि मुल्क और पूरी दुनिया में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। हर कोई इस खबर पर अफसुर्दा और जज्बाती दिखाई दिया। इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिनके जलसे पर उसी रोज़ नामालूम अफराद ने ही फायरिंग की थी, तमाम तर एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करते हुए फ़ौरन हस्पताल पहुँचे और जियालों को पुरसा देते दिखाई दिए। इन भड़कते जज्बात को बेनज़ीर भुट्टो के शोहर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर ठंडा कर दिया, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने महज रिवायती रद्द अमल दिया। उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ से जब कुछ अरसे बाद एक भारतीय चैनल ने पूछा कि क्या वो इस वाक़े पर कोई इखलाकी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, तो उनका क्या कहना था और उनकी टोन क्या थी, आइए आप भी देखिए। You knew about the threat to her, but you, in a sense, deliberately chose to not provide her the security that she needed. Do you feel any moral responsibility? Do you accept a degree of moral responsibility for Benazir's death? Not at all. Not at all. Zero. Not at all. Not at all. Zero. I mean, I was the one who got an information. I was told by some leaders in the Gulf. बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद एक दूसरे पर घनौने इल्ज़ामात का ऐसा सिलसिला शुरू किया गया जिसने सच्चाई को कहीं दफन करके रख दिया। इस वाक़े पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं बेनज़ीर भुट्टो की करीबी और बाएतमाद साथी और इस अलमनाक और दिलखराश वाक़े की ऐनी शाहिद नहीद खान साहिबा। नहीद खान साहिबा, आज भी 27 दिसंबर है और एक गम का दिन है। आज भी हम उस असासे को याद कर रहे हैं जो हमने खो दिया है। आप ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि उस वक्त क्या हुआ था। आपने जो बेनज़ीर के साथ सारा दिन गुजारा, उसकी रुदात एक मरतबा फिर सुनाइएगा। देखिए जी, 27 दिसंबर एक बड़ा ही तकलीफ दे दिन होता है हम सब के लिए, पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए। और बस जलसे की जब आई तो अगर आपके कोई मीडिया के कोई लोग वहाँ मौजूद थे तो वो जो पिंडी में, अगर आपको पता हो तो मरी रोड पे सेंट मैरीज और सेंट पैट्रिक स्कूल है, वहां से लोग सड़क के किनारे भी खड़े थे और दरमियान में भी खड़े थे। तो बीबी वहां से भी निकल के बाहर आ गई, लोगों को हाथ हिलाते वो वहां पे लियाकत बाग उसी तरह खड़ी गई। वहां पे डॉक्टर इसरार शाह, जो अनफॉर्चुनेटली उनकी ये जो बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें उनका बेचारों की टांगे उनकी जाया हो गई थी, उन्होंने उनको गार्लैंड पहनाया। फिर हमारे एक और पिंडी के जो काउंसलर रहे हैं उन्होंने हार पहनाया उनको। बहुत खुश थी। तो आगे गेट का जो लियाकत बाग का गेट था वो बंद था, ताला लगा हुआ था। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो गेट को ताला क्यों लगाया गया था, क्योंकि बीवी की तो एंट्रेंस थी उधर से। बहरहाल वो कारकुनों ने धक्का करके जिस तरह भी किया उस गेट को खोल दिया। बीबी अंदर गई, कारकुनों ने बेइंतहा यानी वालेहाना उनका इस्तकबाल किया। बहुत ही ज्यादा खुश थी। जब वो अपने जलसे में खड़ी हुई तो पहले अपने तमाम टिकट होल्डर्स जितने भी थे, हमारे पार्टी के पिंडी डिवीजन के जितने लोग आए हुए थे टिकट होल्डर्स, उनको कहा कि मुझे मैं तुम लोगों से लेना चाहती हूँ। उन्होंने ओथ लिया उनसे कि तुम मेरे गुनों का ख्याल रखोगे, अपने रिश्तेदारों का नहीं। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा उनसे ये ओथ उन्होंने लिया और सब ने खड़े होके ओथ लिया बीबी को ना। मतलब अब मैं सोचती हूँ तो लगता है जैसे उनको ये एहसास हो रहा था कि शायद वो कहते हैं ना कि जो बहुत अच्छे नेक लोग होते हैं उनको शायद अपने दुनिया से जाने का भी एहसास हो जाता है। तो उनको ये एहसास हो रहा था कि वो इस तरह उन्होंने उनसे सबसे ओथ लिया
और फिर जिस तरीके से फिर स्टेज पे बैठी हुई थी, मखदूम साहब बैठे हुए थे, सब लोग बैठे थे। आप अगर उनकी वो वीडियोस देखें, कितने वो जोश से लोगों के नारों का जवाब दे रही हैं। तो एक दिन एकदम उन्होंने ना मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मुझे उन्होंने मेरे कान में कहा कि तुम्हें वो सामने जो दो दरख्त है उनके दरमियान तुम्हें कुछ चीज नजर आ रही है। तो मैंने उनको पूछा कि कौन से दरख्त, उन्होंने मुझे इशारा करके बताया। तो आपको पता है दिसंबर की सर्दी, पिंडी में कोई दरख्तों के पत्ते ही होते हैं और तो कुछ नहीं, तो वो भी गिरे होते हैं, कोई पत्ता दरख्त के ऊपर नजर आता है सर्दी में। मतलब तो दरख्त कुछ बिल्कुल, दरख्तों के तो कोई इक्का दुक्का पत्ते थे, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि दीदी वहां तो मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आ रही, सिर्फ वो दो दरख्त ही है। मतलब तो आगे से हंसने लग गई और कहने लगी कि मैंने मखदूम साहब से पूछा है, वो भी मुझे ये कह रहे हैं कि वहां पे कोई चीज नहीं। और फिर मुझे इसी उर्दू अंग्रेजी इकट्ठी मिक्स बोल रही थी, कहती हैं कि जब इस दफा हम कराची जाए तो मुझे याद कराना कि मुझे आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। मुझे लगता है मेरी आई से ठीक हो गई है, मुझे क्यों फील हुआ है कि वहाँ पे कुछ चीज मुझे नजर आ रही है। जी नहीद खान साहिबा, यकीनन इन लम्हात को याद करना दुख को मज़ीद बढ़ा देता है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उस दिन बेनज़ीर भुट्टो जलसे के हवाले से काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही थी। तो जलसे में आने से पहले और जलसे से निकलने के बाद आपके और उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई? मतलब मैं उसी गुजारे में बींगा, मैं एक पार्टी की कारकुन भी थी, मुझे सिर्फ बीवी के साथ जाना तो मैं वो नहीं था कि जलसा कामयाब होना चाहिए। तो मैं तकरीबन वहाँ 1:30 बजे गई तो दीदी आ चुकी थी वापस। तो मुझे उनका मुलाजिम है वो कहने लगा कि दीदी आपका बहुत देर से पूछ रही हैं, तो आप कहाँ थी? मैंने देखा मखदूम अमीन वगैरह सब लोग ये बाहर बैठे खाना खा रहे थे। अंदर गई तो उसी वक्त ट्रॉली पे वो अकेली बैठी थी, खाना उन्होंने उसी वक्त अपना खाना खत्म किया था। तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं खाना खा लो। तो मैंने कहा नहीं दीदी खाना नहीं, बस जलसा अच्छा हो जाए आज, बस जलसे की वो है कि अल्लाह करे जलसा बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि सारे पिंडी में एक चैलेंज था ना मेरे लिए कि जलसा अच्छा होना चाहिए में दीदी का बहुत। तो फिर बैठ गई, बातें करने लगी, कहने लगी कि जलसे की स्पीच के हवाले से बातें करने लगी, जलसे की उसके हवाले से बातें करने लगी, बहुत सारी बातें, कुछ पर्सनल बातें, जिस तरह मतलब आम बैठ के इंसान आपस में करता है इस तरह की। लेकिन बहुत ही खुश थे। मुझे उन्होंने वो निकाल के दी, क्या नाम है, बुलेट प्रूफ जैकेट। मुझे कहने की बुलेट प्रूफ तुमने जैकेट पहनी है? मैंने कहा मैंने तो नहीं पहनी। तो कहती हैं कि ये लो, ये बुलेट प्रूफ जैकेट एक अपने लिए और एक सफदर को देना, सफदर की तरह। मैंने कहा वो तो लियाकतबाज में। तो मैंने कहा दीदी मैंने इतनी, मेरी शर्ट है ये इतनी टाइट है, मैं इसके बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे पहनूं? मैं तो नहीं पहन सकती इसको। कहती है नहीं आज तुम कोई तरीका करो, पहनो। जाहिर है वो कपड़ों के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट इतनी मोटी होती है, मेरे से तो पहली ही। मैंने उनको कहा दीदी नहीं पहन सकती मैं, आप अल्लाह खैर करे, आप चले। जब जलसा हुआ, जलसा खैर खैरियत से हो गया, लोगों में बेइंतहा दीदी का वाले आना इस्तेमाल के बहुत खुश थी दीदी में। जब नीचे उतरी तो एकदम उनकी शॉल गिर गई, तो सीढ़ियों पे तो कादिर शाहीन सब खड़े थे, उन्होंने शॉल उठा के दी। तो मुझे कहने उस दिन रात को कुछ उनके अमेरिका से कोई सेनेटर्स आ रहे थे जिनका डिनर था दीदी के घर में। उसी दिन जरदारी साहब ने एकदम अचानक का प्रोग्राम बना लिया था। तो कहने लगी कि मुझे नहीं समझ आती मेरे मना करने के बावजूद क्यों इलेक्शन कैंपेन में जरदारी साहब, वो कहते कि नहीं मैंने भी इलेक्शन कैंपेन में जो है ना पार्ट ले करना। तो उन्होंने कहा कि नाहिद सफदर को भी बुलाओ, सफदर हमारे साथ चले, तुम और सफदर मेरे साथ बैठो और हम उन हलकों में उनको भेजें जो हमारी बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि वहां से हमें कोई भी वोट मिलेगा, यानी बहुत कम वोट मिलेंगे। तो मैं अपनी कैंपेन बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी कैंपेन बहुत अच्छी, हमारी कैंपेन चल रही है, मैं चाह रही हूँ कैंपेन हमारी उसी तरह रन हो और उनको उन इलाकों में भेज दो जहाँ पे हमारे कोई चांस नहीं। तो सफदर को भी बुलाया, सफदर बैठे। तो गाड़ी में जब बैठने लगे तो अमूमन दीदी की सिक्योरिटी की वजह से हम कभी वो दाएं तरफ बैठती थी, कभी बाएं तरफ बैठती थी, कभी सेंटर में बैठती थी। तो मैं दरवाजे से दूसरी तरफ जाने लगी तो मुझे उन्होंने आवाज दी, मैं कहती नाहिद इधर, यू कम एंड सिट ऑन माई राइट साइड। तो सेंटर में वो खुद बैठी,
लेफ्ट पे मखदूम साहब बैठे, पीछे सफ्तर बैठे हुए थे, फिर उससे पीछे वो बैठे हुए थे अपने वो जो उनके सिक्योरिटी के थे खालिद शहनशाह और साथ उनका एक जो वैले है वो बैठा हुआ था, जो पर्स उनका उठा के साथ रखता था साधना में। तो जब हम गाड़ी हमारी मूव की तो रश के गाड़ी के बोनस के ऊपर लोग चढ़ गए और वजीर आजम बेनजीर गाड़ी को मूव नहीं करने दे रहे। तो बीवी ने मुझे उस दौरान कहा कि मुझे उस दिन मियाँ साहब के जलसे के फायरिंग हुई थी यहाँ नवाज शरीफ साहब के, तो उनकी इत्तला ये आई थी कि उनके जलसे में उनके कुछ कारकुन जो है उनको मार दिया गया, मारे गए। तो बीवी ने कहा कि मुझे मियाँ साहब से मिला दो, मैं उनसे ताज़ियत कर लूँ कि उनके कारकुनों को इस तरह मार दिया है। और मैंने जैसे फोन मिलाया तो फिर एकदम बीवी ने फोन के ऊपर मेरे हाथ रख दिया। फिर मैं कहने लगी कि नहीं जस्ट वेट, मैं जरा इनको हाथ हिला लूँ, लेट मी वेव देम, तो फिर उसके बाद मुझे फोन मिला के देना। तो फिर उन्होंने ड्राइवर को कहा कि ये मुझे वो मेगाफोन हमने गाड़ी में रखा होता था ना, वो जिससे वो जहाँ लोग रुकते थे तो बीवी स्पीच करती थी। उन्होंने ड्राइवर से वो लेके और सफर को पीछे कहा कि सफर हाउ अबाउट सम नाराज, बिल्कुल अंग्रेजी उर्दू मिक्स बोल रही। तो पीछे से उसने वो पीछे से खोला उन्होंने, जाहिर बीवी ने कहा वो खोलने को है गाड़ी का, वो खोला, बीवी उसके खड़ी हुई, सफर नारे लगा रहे थे। मैं बाहर देख रही थी बिल्कुल शीशे के साथ, क्योंकि दिसंबर आपको पता है उसको तो 5:30 पौने 6 का टाइम था, कुछ बाहर नजर नहीं आ रहा था सिवाय क्योंकि शोर शराबे का। मैं बाहर शीशे के साथ बिल्कुल मुंह लगा के बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। सफर नारे लगा रहे थे, बीवी की नारों की जवाब की आवाज आ रही थी, एकदम एक धमाके की आवाज आई, यानी फायरिंग की आवाज आई, धमाके से फायर की आवाज आई। तो मेरे दिल में एकदम आया कि ये पार्टी वालों को 1000 दफा मना किया है कि बीवी हो तो आप लोग ये क्रैकर्स या ये ना चलाया करो, तो फिर कोई शरारत करे। आप यकीन करें कि अभी ये सोच ही नहीं थी तो एकदम एक कोड फायर की आवाज आई, साथ में आप पर सेकेंड आप कह दो, और साथ ही मुझे लगा कि मेरी गोद में कोई चीज ना जोर से गिरी है। मैंने यानी आप एक सेकंड को भी, आप सेकंड का भी 100वां हिस्सा आप लगा लें। जैसे मैंने मुड़ के एकदम मैंने अपना सर मोड़ा, दीदी मेरे ये गोद में वो गिरी हुई थी और ब्लड था, इतना कदर खून था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो किस तरह खून। हमने तो, और उसके साथ ही फिर ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, ड्राइवर और गाड़ी के जो टायर थे वो बस्ट हो गया, पीछे वाले टायर, बड़ी गाड़ी थी। ड्राइवर को हमने कहा कि गाड़ी तुम हॉस्पिटल लेके चलो, ये ज़ाहिर सफदर मखदूम साहब सारे, और उसमें वो छोटे छोटे जो वो गाड़ी वो छत खुला हुआ था, वो छोटे छोटे जो बम ब्लास्ट हुआ था वो उनके जो वो निकलते हैं छोटे छोटे, वो सफदर को भी हल्के हल्के लगे, मखदूम साहब को लगे, मुझे लगे, लेकिन वो इस तरह नहीं था कि हमें कोई नुकसान उन्होंने पहुंचाया। लेकिन बीवी को डायरेक्ट जो है ना जो फायर हुआ वो बीवी उससे यानी बम ब्लास्ट से पहले गिर चुकी थी मेरी गोद। हमारे पास कोई और गाड़ी नहीं थी, उसी गाड़ी को घसीटते हुए हम हॉस्पिटल को, नियरेस्ट हॉस्पिटल के इस साइड से गाड़ियां सारी, रास्ता ब्लॉक था, इधर इस साइड से तो हॉस्पिटल, हमारा तो मरी रोड की तरफ, क्योंकि मुंह मरी रोड की तरफ सब गाड़ियों का था, उधर ही हम मरी रोड पे गए। वहाँ हम वो जो अब बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल है वहाँ पे तक तो पहले यानी अभी क्रॉस द रोड थे तो ड्राइवर ने कहा जी अब गाड़ी नहीं चल सकती। तो हमने तो दीदी की डेड बॉडी को हाथों पे उठाया हुआ था। तो हमें जो तकलीफ दिल, हमारे पास कोई आगे गाड़ी नहीं थी, पीछे गाड़ी नहीं। बाद में वो पता लगा कि वो शहरी रहमान साहब क्योंकि उनके ड्राइवर ने समझा कि शायद वो हमारे साथ आ जाएंगे तो वो गाड़ी पीछे ले आया। उसमें हमने दीदी को शिफ्ट किया, हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं था, जूनियर डॉक्टर थे। उनको पहले तो एहसास ही नहीं हुआ कि बेनजीर भुट्टो है। फिर एक जूनियर डॉक्टर ने जैसे इमरजेंसी में मुझे कहा कि जी इनके सर को कोई
बिल्कुल वो लग की चीज इनके जो ब्रेन को बाहर निकाल दिया उसने। यानी इतना ब्लड था, मैं कुछ आपको बता नहीं सकती क्या हालत थी वहाँ पे। जी नहीद खान साहिबा, यहाँ पे मैं उन जो थ्योरीज हैं, कॉन्स्पिरेसीज हैं, उनके बारे में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि एक तो ये कहा जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो मोबाइल था उस पर किसी ने मैसेज करके या कॉल करके उनको कहा कि वो कारकुनों को गाड़ी से बाहर निकल कर वेव करें, और दूसरा उनका जो सिक्योरिटी इंचार्ज था खालिद शहनशाह, वो भी जलसे के वक्त कुछ मशकूक हरकत करता दिखाई दिया, और बाद में उसके साथ जो हुआ वो भी सबके इल्म में है। और तीसरी जो थ्योरी पेश की जाती है वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मोबाइल है, जो उनकी मौत के बाद कहीं गुम गया था और फिर सामने नहीं आ सका। कुछ अर्से बाद ये सुनने में आया कि उनका मोबाइल मिल गया है। तो इन खबरों में किस हद तक सच्चाई है? देखिए गौरी सर, 3 सवाल आपने किए, मैं चाहूंगी कि तीनों का जवाब मैं आपको दे सकूं। देखिए, एक तो दीदी कभी कॉल अपने फोन पे कॉल नहीं लेती थी। दीदी हमेशा मैसेजेस उनको आते थे, वो मैसेजेस पे कॉल जब भी उन्होंने करनी होती थी या उनका कोई फोन आता था तो वो मेरे फोन पे आता था, तो क्योंकि वो अक्सर फोन सिर्फ मेरा गाड़ी में बैठी हो या मैं साथ हूँ तो मेरा फोन इस्तेमाल करती थी, तो अपने फोन पे कभी कॉल उन्होंने नहीं ली। नंबर 2, ये अगर कोई कॉल आई थी या कोई मैसेज आया था तो वो उनका फोन वो फोरेंसिक उसका होना चाहिए था। फोन को मैंने 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उनका फोन मिला है खालिद के साथ। तो फिर वो जरदारी साहब के टीम के साथ काम करते रहे हैं। हम तो जब बीबी की शहादत हुई उसके बाद हमारे तो सियासी ज़ाहिर नजरियाती इख्तिलाफ जरदारी साहब के साथ थे। हमने बजाय के कि हम झगड़ा करते या कुछ करते, हमने अपने रास्ते अलग कर लिए। हमने जरदारी साहब के साथ, हम उनके नजरियात से मुत्तफिक नहीं थे, हम उनकी सोच से मुत्तफिक नहीं थे, हम उनकी किसी उससे मुत्तफिक नहीं थे। इसलिए हमने बेहतर यही समझा कि भाई हमारा जीना मरना हमारा एक, हमने अपनी जिंदगियां सारी पीपल्स पार्टी के लिए दी हैं। हमारी वफा आज भी गड़ी खुदा बख्श भुट्टो की उन कब्रों के साथ है, शहीद भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी फैमिली के जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जिंदगियां दी हैं। तो हमारी तो वफा उनके नजरियात के साथ है, कल भी थी, आज भी और आइंदा भी रहेगी। बात यह है कि सारी इन्वेस्टिगेशन में सारे फ्लॉज है ना। अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से की जाती, अगर सारी चीजों को दी जाती, उसके फौरन बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी ना। सारी चीजों को अगर सीरियसली लिया जाता, ये ना कहा जाता कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डिवाइन। तो अगर एक लीडर की जान है, पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान हुआ, पीपल्स पार्टी का इतना बड़ा नुकसान हुआ, और आप 2 लफ्जों में उसको खत्म कर दें तो ये मुनासिब तो नहीं है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीजें तो हमें खुद सोचनी चाहिए ना गौरी साहब। ये लोगों के सोचने की तो नहीं थी। नुकसान तो हमारा हुआ था ना, पीपल्स पार्टी का हुआ था ना, पाकिस्तान का नुकसान हुआ था ना। हर किसी को इसके बारे में बात करनी चाहिए थी ना। लेकिन बस इक़्तिदार शायद इतनी बुरी चीज है कि सब चीजों को भुला देता है, इंसान नहीं याद रखता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। नहीद खान साहिबा, यहाँ पे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, और ये शायद इस शो का सबसे अहम सवाल है कि आप बेनज़ीर भुट्टो की इंतहाई करीबी और शायद सबसे बाएतमाद साथी थी। उस जलसागाह में भी जो हुआ उसकी भी ऐनी शाहिद हैं। उनकी शहादत के बाद जिस तरह इन्वेस्टिगेशन को में रुकावट डाली गई वो भी आपके सामने है। तो आज इतने साल गुजरने के बाद क्या आप उन अवामिल की या उन अनासिर की निशानदही करना चाहेंगी जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलविस हो सकते हैं? गौरी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, मेरी इमोशनल दीदी के उससे ना बहुत मेरी तबीयत जो है ना एकदम मेरी वो हो जाती है। सफदर अब्बासी साहब भी क्योंकि गाड़ी में हमारे साथ मौजूद थे, मैं अगर आप इनसे ये सवाल पूछे, मेरी तो तबीयत एकदम जो है ना इमोशनली बहुत बड़ा ट्रॉमा है मेरे लिए ना। दीदी के बारे में कोई सवाल जवाब जब होते हैं ना, मेरी मैं बहुत ज्यादा जो है ना एकदम अपसेट हो जाती हूँ ना ये सारी चीजों के लिए। एक सेकंड प्लीज, मैं माफी चाहती हूँ। मेरा बहुत बड़ा मेरे लिए ट्रॉमा होता है ये जवाब देना सारी चीजों। जी बिल्कुल नहीद खान साहिबा, आप यकीनन एक सदमे की कैफियत में हैं
लेकिन ये सवाल जो है इसका जवाब जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। तो सफदर अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। नाहीद खान साहिबा की तबीयत जो है वो यकीनन इस सारी सूरत हाल को याद करने की वजह से एक दोबारा वो एक सदमे किसी कैफियत में चली गई हैं। तो क्या आप किसी मास्टरमाइंड की या उस साजिश के पीछे जो छुपे अनासिर थे उनकी निशानदही करना चाहेंगे? देखो सर, मुझे बात ये इस पर मैं सुन रहा था नहीं आपको ये बता रही थी कि बुनियादी बात है कि ये सारे के सारे एक क्रिमिनल एक्ट था और क्रिमिनल एक्ट उसी वक्त सामने आता जब उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। प्रॉब्लम ये था कि जी मोहतरमा की शहादत के बाद जो ही पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कॉन्टिन्यू एक डिले किया। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के टीम के अंदर बैठे रहे, तो जब टीम आई तो टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट जो है ना, मैं समझता हूँ बड़ी कंसाइज रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने क्योंकि उनको फैक्ट फाइंडिंग मिशन का जो है ना, उनको फैक्ट फाइंडिंग मिशन के तौर पे लिया गया। उनको फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से जो है यूनाइटेड नेशंस की टीम आई, उन्होंने फैक्चुअली रिपोर्ट जो दी वो रिपोर्ट काफी हद तक जो है ना एक कंसाइज रिपोर्ट थी जिसके अंदर बहुत से अवामिल का उन्होंने जो है निशानदेही की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन अवामिल की फिर कोई उससे प्रोग्रेस नहीं हो सकी कि जहाँ पे हम जाके एक्चुअली बता सकते हैं कि भाई फला लोगों ने जो है ये क्राइम किया है। यकीनन जो है क्राइम बहुत बड़ा था और उसमें कोई एक इंडिविजुअल शामिल नहीं हो सकता। उसके अंदर एक वैरायटी ऑफ जो बात समझ आती है कि जिससे एक बहुत बड़े फैक्टर इन्वॉल्व रहे हैं सारे अमल के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन का मामला था ना। मैं आज बैठ के किसी पर इल्जाम लगाऊं तो वो नाम आज अभी तक हमने 12 साल गुजर गए हैं, हमने हमेशा एक ही बात कही है कि जी इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन यकीनन पार्टी की गवर्नमेंट करती। अब पार्टी की गवर्नमेंट जब खत्म हो गई तो मैं क्या इल्जाम दूं मियां साहब की गवर्नमेंट को, या मैं क्या इल्जाम दूं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, क्योंकि वो 5 साल आपने जाया कर दिए। और इस तरह तार साहब के इतना बड़ा वाकया हुआ जिसमें 250 पार्टी के कारकुन शहीद हुए। सिंध में आज भी पार्टी की हुकूमत है लेकिन उसका कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, किसी पे भी कोई चालान नहीं कटा, किसी पे भी कोई इल्जाम नहीं लगाया गया, किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला। तो मैं समझती हूँ सारी चीजें ऐसी हैं क्योंकि बहुत बड़ा धब्बा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और उस वक्त की हुकूमतों और आज की हुकूमत के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया सफदर अब्बासी साहब, और नाहीद खान साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज के इस अहम दिन में आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया और उस अलमनाक दिन के बारे में अपने जज्बात हमसे शेयर किए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं तज्ज़िया निगार बिलाल अशरफ साहब। बिलाल अशरफ साहब, ये गुफ्तगू आपने भी सुनी, आपसे भी मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या ये मुमकिन है कि कभी हम बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों तक पहुँच सकें और हमारी एजेंसियों को जिन्हें नंबर 1 तस्लीम किया जाता है वो बेनज़ीर भुट्टो के असल कातिलों को पकड़ कर आवाम के सामने पेश करें? वकार साहब, ये जितने भी हमेशा हम अगर तारीख का मुताला करते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तो उनकी जो डेथ है वो कंट्रोवर्सीज का शिकार होती है। यानी हमेशा उनकी वजूहात के ऊपर डिबेट शुरू होती है। और ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की एजेंसी इतनी एफिशिएंट होने के बावजूद इस एक छोटा सा मुहिम्मा है उसको हल करने में नाकाम रही है। आप देखिए JF कैनेडी अमेरिका, जिसकी हम कहते हैं कि CIA जो है वो सबसे बड़ा और FBI रिसोर्सेज वाइज और वैसे भी कैपेसिटी वाइज एक बहुत बड़ी कह रहे हैं कि साख है उनकी। लेकिन उसके बावजूद वो आज तक JF कैनेडी की जो डेथ थी, जो उसका कत्ल हुआ, उसके ऊपर से वो कोई ऐसा नहीं निकाल पाए। और दूसरी बात, अभी रिसेंट हिस्ट्री में आप देखें, रिसेंट डेवलपमेंट थी, आपने जरूर देखा होगा जो BBC का एक केस फाइल हुआ पिछले दिनों, वो लेडी डायना के हवाले से। जो लेडी डायना का मर्डर हुआ, क्या वो रोड एक्सीडेंट था या वो मर्डर था, तो आज तक वो भी जो हाई प्रोफाइल केस है वो भी बेशुमार कंट्रोवर्सीज की जद में रहा है। तो हमेशा से ऐसा हुआ है। तो चूंकि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो एक न सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, बल्कि एक बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हिस्सा भी थी और एक लडार बेबाक लीडर थी। तो एक हाई प्रोफाइल रैंकिंग में
एक ऐसे कह लें कि ऐसी शख्सियत का मर्डर जो है वो बहुत सारी कहानियों को छोड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि आम आदमी की निस्बत चूंकि उस मर्डर की वजह से बेनिफिशियरी जो है वो आपको बेशुमार नजर आते हैं, अपोजिशन अलग से नजर आती है, फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे दोस्त जो हैं उनके ऊपर भी शकूक का दायरा जो है वो तंग होना शुरू होता है। दुश्मनों को पहले से ही कह लें कि वो शकूक व शुबहात उनके हवाले से उभरते हैं। तो इस तरह ये एक कह लें कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि पब्लिक सिंपैथी साथ होती है, अटैचमेंट साथ होती है, तो वो इतनी एफिशिएंटली और इतनी तेजी के साथ कभी भी ऐसे केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन उस तरह लॉन्च नहीं हो सकती। ये बैरियर्स होते हैं बेसिकली। जहाँ पे भी आप देखिए, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि किसी जगह पे कोई ऐसा मर्डर अटेम्प्ट होता है, तो जिस मर्डर के साथ उसकी फैमिली और बाकी लोगों की अटैचमेंट बहुत शदीद होती है, तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो उस टाइम पे क्योंकि उनकी इमोशंस को वो न्यूट्रलाइज करने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा पाता है। बिलाल साहब, इसका फिर क्या मतलब समझा जाए कि जिस तरह आपने बताया कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनके जो असल जिम्मेदारान हैं या मुजरिम हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि उन तक रसाई हो और उनके नाम सामने आ सकें, तो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का जो मामला है क्या वो भी हमेशा के लिए एक मौमा ही बना रहेगा? देखिए हम क्या लियाकत अली जो हैं उनके केस के हवाले से हम कितना मैच्योर हो पाए, आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँच पाई, और ये तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो उनके मर्डर से बहुत पहले की बात है। ठीक है, हम तो बहुत सारे ऐसी सच्चाइयों के ऊपर से पर्दा उस तरह नहीं उठा पाते। उसकी वजह बहुत सारी डिवोशन, बहुत सारे इमोशनल कह लें कि एक क्लस्टर में जो है वो शख्सियत जो है वो बंदी होती है कि वो, और दूसरा ये होता है कि अमूमन यानी जिस तरह मैंने आपको पहले मिसाल दी कि अमेरिका जैसा एक बड़ा मुल्क जो है वो इसके पास बहुत एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स हैं, ना सिर्फ सिविल मिलिट्री पर, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत सारे ऐसे राजों से पर्दा नहीं उठा पाता। बरतानिया की भी मिसाल दी कि बरतानिया जो है वो जिसके पास कह लें कि इन्वेस्टिगेशन के हवाले से वो एक कह लें कि टॉप 5 जो जिनको कंसीडर किया जाता है दुनिया भर में, तो वो वहाँ पे यूनिट्स हैं, लेकिन उसके बाद जो वो डियाना के हवाले से अभी तक कुछ ऐसा कंक्लूड नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान तो हमारे यहाँ आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स का वो किस तरह का है, क्या वो उतना ही एफिशिएंट है जितना जो तरक्की याफ्ता मॉडर्न जो ममालिक हैं उनके के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम कदरे कमज़ोर हैं। और उस कमज़ोर कहने के स्ट्रक्चर के साथ ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि हम ऐसे किसी भी केस के ऊपर से या उसको उस तरह इन्वेस्टिगेट करके चीज़ों को सामने ला पाएं। और शायद ये मामला इतना अहम नहीं है वकार साहब कि सच्चाई ढूंढना अहम नहीं है, इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि क्या वो सच्चाई काबिल कबूल होगी। आपके बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जिनके लिए वो काबिल कबूल ना हो। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ कि बहुत सारे एक नैरेटिव ये रहा है बेनज़ीर के हवाले से कि उसके जो बेनिफिशियरी हैं वो आसिफ अली ज़रदारी हैं, ठीक है ना, जैसे। लेकिन क्या वो अगर इन्वेस्टिगेशन या अगर सच्चाई इस तरह की निकलती है तो क्या पीपल्स पार्टी इसको कबूल कर पाएगी? एक बयानिया दूसरा भी है कि उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था उसके इस मर्डर के पीछे। तो क्या ये सच्चाई एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हो? तो असल मसला सच्चाई ढूंढने का नहीं है, सच्चाई को कबूल करने का है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो तमाम ममालिक में या हर जगह की सोसाइटी जो है इस चैलेंज को उस तरह कहने के कबूल नहीं कर पाती।
तो यही वजह है कि ऐसे तमाम जो मर्डर होते हैं, जो हाई प्रोफाइल रैंकिंग के मर्डर होते हैं, वो हमेशा बोलने की सूरत में ही तारीख का हिस्सा रहते हैं। जी बिलाल अशरफ साहब, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तारीख से हमने कुछ और सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अगर किसी नापसंद आवाज़ को बदरिया ताकत दबाने की कोशिश की जाए तो ये आवाज़ ख़त्म होने की बजाय तहरीक बन जाया करती है, और जबर और जुल्म का रास्ता इख्तियार करने वालों के नाम अक्सर तारीख के कूड़ादानों में मिलते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान वकास गौरी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्राइम टाइम विद वकास गौरी।